सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। जैसे जैसे मौसम सर्द हो रहा है, कोरोना की दूसरी लहर का खतरा बढ़ता जा रहा है। 24 घंटों में 2200 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 37 अफराद की जान गई है। आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास भी कोरोना के खौफ का शिकार रहा। बाज़ अरकान तो इजलास छोड़कर ही चले गए, जिनमें पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान और हिना रब्बानी खर भी शामिल हैं। ख्वाजा आसिफ ने सबको एहतियात का मशवरा दिया। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि इनके 5 दोस्तों को इकट्ठे कोरोना हो गया है, ये बताने के बाद वो भी इजलास से चले गए। अफसोस ये है कि कोरोना पर दूसरों को एहतियात का मशवरा देने वाले ख्वाजा आसिफ की अपनी जमात पर यह सवाल उठते हैं कि यह मानने को तैयार नहीं। आज राना सनाउल्लाह का दावा यह था कि कोरोना का शोर सिर्फ ड्रामा है, ऑपोजिशन के जलसों को रोकने का बहाना है। आज ही नून लीग ने इजाजत न मिलने के बावजूद मानसेहरा में जलसा किया, जिससे मरियम नवाज समेत अहम पार्टी रहनुमाओं ने खिताब किया। खतरा बहुत है, बहुत खतरा है, इसका अंदाजा सबको है। लेकिन सवाल यह है कि सब कुछ जानने के बावजूद लीगी रहनुमा सिर्फ अपनी सियासत के लिए आवाम की जान को खतरे में क्यों डाल रहे हैं। नून लीग का नारा है कि वोट को इज्जत दो। मेरा लीगी क़यादत को आजिज़ाना मुखलिसाना मशवरा है कि आप लोग भी वोटर्स को जान की अमान दे दें। ये जलसे ऐसे ही जारी रहे तो लोग यहां से कोरोना के तोहफे लेकर लौटेंगे। अपनी सियासत के लिए खुदारा कारकुनों की जान से ना खेलें। जब वज़ीर आज़म इमरान खान अपने जलसे मंसूख कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं। ये सियासी हलचल बाद में भी मच सकती है, वबा खत्म होने का इंतजार कर लें। पंजाब की बात करें तो यहां भी एक हलचल मची है। खबर यह है उस्मान बुज़दार की ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई है। इनका कहना है कि वो अब वज़ीर आला बनकर दिखाएंगे। सवाल है कि उस्मान बुज़दार किसे वज़ीर आला बनकर दिखाने का पैगाम दे रहे हैं। इस खबर की हकीकत यह है कि काबीना इजलास में पहली बार वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आज़म के करीबी और चहीते समझे जाने वाले 2 सूबाई वज़रा को डांट पिला दी, सरजनिश कर दी। वज़ीर तालीम मुराद रास ने अपना सेक्रेटरी बदले जाने पर काबीना इजलास में शोर मचाया तो बुज़दार साहब ने इन्हें खामोश करा दिया। अंदर की खबर यह है कि उस्मान बुज़दार अपनी काबीना में मौजूद बहुत से वज़रा से खुश नहीं। इनमें अलीम खान, सरदार आसिफ नकई, मोहसिन लगारी, अजमल चीमा, मियां महमूद रशीद, मुराद रास, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और तैमूर भट्टी शामिल है। इसी बुनियाद पर आटा चीनी बहरान के बाद पंजाब काबीना में फिर रद्दबदल की अफवाहें गर्म हैं। ये अफवाहें हकीकत बनती हैं या नहीं, इस पर बात करेंगे। सनती सेक्टर से मिलने वाली बहुत बड़ी खुशखबरी और ब्यूरोक्रेसी की बड़ी परेशानी का भी जायजा लेंगे। लेकिन फिर बुज़दार साहब के खड़ाक पर पहले बात कर लेते हैं। असद खरल साहब, ये उस्मान बुज़दार साहब अब वज़ीर आला बनकर दिखाएंगे। अब आप भी तैयार हो जाएं, बाबर साहब भी तैयार हो जाएं। अब वो वज़ीर आला बनकर दिखाएंगे। पहले वो सिर्फ वज़ीर आला थे, अब बनकर दिखाएंगे। चलिए, अच्छी बात है जी। हम तो पहले भी यही कहते हैं कि जो जिसका ओहदा है वो उसको बन के दिखाना चाहिए। इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है, अगर इस पर भी कोई मेरा क्रिटिसिज्म वाली बात। लेकिन कल जो इजलास हुआ है, जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है, उसके अंदर पहली मरतबा जो सीएम साहब जो हैं उन्होंने गमो गुस्से का, और जिस तरह 2 वज़रा जो है उनकी सरजनश की, अंसर मजीद जो न्याजी हैं उनकी, और फिर जो मुराद राज साहब ने जब ये कहा जनाब कि मेरा सेक्रेटरी जो एजुकेशन जो स्कूल्स है उसको तब्दील किया है और मुझे बताया तक नहीं गया, मुझसे पूछा तक नहीं गया, तो वज़ीर आला ने उनको भी डांट पिलाई और उन्होंने कहा कि ये बात कैबिनेट के इजलास में करने की बजाय आप अलहदगी में मुझसे कर सकते थे। दूसरी, ये फोरम उनका ये इसके लिए नहीं है। दूसरी बात, राजा बिशारत साहब ने वहाँ पे कहा कि जनाब वो प्रॉपर चैनल है, उसके ज़रिए जो चीज़ें हैं वो आनी चाहिए, रूट आउट होनी चाहिए, और यही बेहतर तरीका है। अच्छा। मामला ये है कि जिस तरह आपने बताया कि बुज़दार साहब ने तो बात कर दी और आपने मुख्तलिफ वज़रा के बात भी कर दी कि उनके ऊपर वो खुश नहीं है। लेकिन बहुत सारे जो वज़रा हैं वो सीएम की कारकर्दगी पे खुश नहीं है, सीएम की जो है परफॉर्मेंस पे खुश नहीं है। वो ये कहते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट्स जो कि हम जवाब दें, कल को हमारी परफॉर्मेंस जब एवेल्यूशन होगी तो उस पर हम जवाब दे होंगे अपने महकमे के। तो इमरान खान साहब को हम क्या मुंह दिखाएंगे, अवाम में क्या मुंह दिखाएंगे। मसला ये है कि कोई भी महकमे का जो मामला है, छोटे से छोटा, बुज़दार साहब ने माशाल्लाह इतनी जल्दी सीखा है, जो कि सीएम शहबाज को या नवाज शरीफ को सीखते हुए शायद को दाइयाँ लगी होंगी। उन तमाम इख्तियारात
बदकिस्मती से शहबाज शरीफ भी पहले वैसे घंटाघर तो सीएम को उन्होंने हाउस को बना दिया, सीएम ऑफिस को तमाम इख्तियार यानी तबादले, जो ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन, कोई भी मामला, छोटे छोटे फंड की एलोकेशन, फंड की डिस्बर्समेंट, वो हर चीज जो है वो बुजदार साहब जब तक उसके ऊपर सीन ना लिखे उस वक्त तक कोई मिनिस्टर, कोई सेक्रेटरी, कोई चीफ सेक्रेटरी वो काम नहीं कर सकता। अच्छा। यही वजह है, कोई फाइल, कोई समरी, कोई चीज़ें आती हैं तो जो बुजदार साहब की अपनी मर्जी होती है वो फाइलें तो निकल जाती हैं, वरना वो फाइलों के हम बाहर पड़े हुए हैं। इस पर और बात करते हैं। बाबर साहब, अब ये जितने भी नाम आ रहे हैं जिनसे वज़ीर आला खुश नहीं है, ये तो बड़े अहम लोग हैं, चाहे वो अलीम खान हो, मुराद रास हो, ये कोई इनकी बुरी कारकर्दगी है या ये लोग शिकायतें करते हैं जिस पर बुजदार साहब गुस्से में आ गए, हम उनको पैगाम और मुझे शिकायतें और शासन करने वाले का इल्म भी है, डांटना ही शहबाज शरीफ की तरह उंगली हिलाकर कहना ये तेरी छुट्टी। मजेदार बात ये है कि ये वो तमाम मिनिस्टर जो इमरान खान के करीब हैं या जिनकी परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली बेहतर है, वो तमाम जो है वो उस्मान बुज़दार से नाराज़ हैं। सारे के सारे मिनिस्टर उस्मान बुज़दार के से नाराज़ हैं। अब अलीम खान जो हैं उनका सेक्रेटरी बदल दिया गया, उनका सेक्रेटरी बदल के शहरियार सुल्तान को वहाँ पे लगा दिया गया। शहरियार सुल्तान ग्रेड 21 का सीनियर है और सीएम ने जानबूझकर एक मजबूत सेक्रेटरी वहाँ पे लगाया, उससे पूछे बगैर। यासर हमायूं साहब जो हैं जो कि हायर एजुकेशन में है, उनका भी सेक्रेटरी चेंज कर दिया गया, उनसे पूछे बगैर। उसके बाद मुराद रास ने तो बाकायदा तौर पे कैबिनेट मीटिंग के दौरान गिला किया, शिकवा किया गया ना मुझसे पूछे बगैर मेरा सेक्रेटरी चेंज कर दिया गया। आगे आ जाए हाउसिंग में मियां महमूद रशीद साहब जो हैं उनका सेक्रेटरी डॉक्टर जफरुल्ला उनकी मर्जी के बगैर वहाँ पर एक सीनियर बंदा ग्रेड 21 का सेक्रेटरी लगा दिया गया, जिससे वो भी नाखुश हैं। मोहसिन लगारी साहब जो है वो उनका ये कहना है कि पिछले 2.5 साल में उनके 8 सेक्रेटरी बदल दिए गए और उनको हमेशा अखबार या टीवी से पता चला कि मेरा सेक्रेटरी चेंज हो गया, हमेशा। अच्छा, अब यही सीनियर मिनिस्टर है ना। अजमल चीमा साहब है, अजमल चीमा साहब के बारे में कि वज़ीर आला उसकी परफॉर्मेंस से खुशी नहीं है, वो CMIT का मिनिस्टर है। मुझे आज तक ये नहीं समझ आया कि CMIT का मिनिस्टर होता क्यों है। अच्छा, बस CMIT है क्या? चीफ मिनिस्टर कंप्लेंट सेल, चीफ मिनिस्टर की तरफ से वहाँ पर फाइलें आती हैं, कंप्लेंट्स जो आती हैं वो उनको रेफर करते हैं, उन्होंने उस पर इंक्वायरी करके वापस CM को जमा करवानी होती है। इसमें मिनिस्टर का रोल क्या है, उसकी मिनिस्टर की परफॉर्मेंस होनी क्या है, मुझे आज तक ये समझ नहीं लगी। खैर, उनसे भी CM खुश नहीं है। अच्छा, और वहाँ पर भी CMIT में तो CM के जो चहीते हैं जिनको सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट का चार्ज भी उन्होंने दे दिया है, क्या नाम है खान साहब उनके, CM के सबसे चहीते सेक्रेटरी अभी वो ताहिर जी ताहिर साहब, वो वहाँ पर लगे हुए हैं। अच्छा, तो ये सारे मिनिस्टर तो बेचारे बेबस हैं, उनको पता ही नहीं होता उनके डिपार्टमेंट में हो क्या रहा है। समरियाँ डायरेक्टली CM के पास जा रही हैं, CM अपनी मर्जी से डिपार्टमेंट। तो फिर आपके ख्याल से इसका मतलब क्या है कि अब मैं वज़ीर आला बनकर दिखाऊंगा, इससे क्या मुराद? अच्छा, अब मुझे समझ मैं छोटी सी बात कहता हूँ। चीफ सेक्रेटरी पंजाब, आपको पता है कि पिछले 2 महीने से अपने ऑफिस नहीं आए, वो अपने घर में कैंप ऑफिस से पूरा सुबह चला रहे हैं। मेरा मतलब कहेंगे कि कोरोना है, इससे कोरोना तो फिर बाकी सेक्रेटरीज के लिए भी तो कोरोना है, पुलिस ऑफिसर्स के लिए भी तो कोरोना है, जितने भी ऑफिसर है DC के लिए भी कोरोना है, कमिश्नर के लिए भी कोरोना है, मिनिस्टर्स के लिए भी कोरोना है। मेरा मतलब फिर दफ्तर बंद कर दें, अनाउंसमेंट कर दें कि जी कोई दफ्तर ना आए। मैं कह रहा हूँ पिछले 2 महीने से सेक्रेटरीट नहीं आए, वो अपने घर में उन्होंने कैंप ऑफिस बनाया, वहाँ से ऑपरेट करें। इसका मतलब कि जनरल पब्लिक को या इवन मिनिस्टर्स को भी वो अवेलेबल नहीं है, जिसने आना है वो खास तौर पे अपॉइंटमेंट लेके आए, क्योंकि GR1 में तो वैसे मुलाकात हो ही नहीं सकती। ठीक है, और ब्यूरोक्रेट्स को भी शायद अवेलेबल नहीं होंगे। नहीं है, इसी तरह बहुत सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके मैं नाम बता सकता हूँ कि जो अपने ऑफिस में नहीं आ रहे। तो मुझे पता है कि सुबह फिर चल कैसे रहा है। मिनिस्टर्स जो है उनके कंट्रोल में सेक्रेटरीज नहीं है, सेक्रेटरी जो है वो डायरेक्ट CM अपनी मर्जी से लगा रहे हैं। मिनिस्टर बेचारे को तो पता ही टीवी से या अखबार से पता चलता है कि मेरा सेक्रेटरी चेंज हो गया। यहाँ पे तो फैजुल हसन चौहान को ये नहीं पता था कि उनकी मिनिस्ट्री। अच्छा, फैजुल हसन चौहान जो हैं उनको भी CM सख्त नापसंद करते हैं। अच्छा, और बचपन गया और वो इमरान खान के क्लोज भी हैं। उन्होंने तो अपनी मिनिस्ट्री बचाई, जो उनको जेल खाना जज का उनके खिलाफ एक बहुत इमरान खान की वजह से मिला। नहीं, उनकी साजिश बड़ी हुई। सोशल मीडिया की जो टीम है ना, साजिश कहाँ से शुरू हुई मैं आप बता भी देता हूँ। डॉक्टर असलान को मिले, उसके बाद यहाँ पे ये जो सोशल मीडिया की CM की टीम है, तो वो एक बात कर बैठे उनसे, मैं वो बात करना नहीं चाहता। उन्होंने सिर्फ वो बात की कि जनाब ये एक मैं जाके एक्टिविटी वह करनी है। अच्छा। तो उनका रंग ही तब्दील हो गया डॉक्टर असलान साहब का। अब ये बड़ी एक गहरी मामला है, समझने वाले मेरे ख्याल समझ जाएंगे।
तो वो भी एक फैक्टर था। परफॉर्मेंस ठीक थी, परफॉर्मेंस में तो अभी भी प्राइम मिनिस्टर साहब, लेकिन जो का सीएम की गुड बुक्स में नहीं थे तो उनसे महकमा वापस ले लिया। पसंद कौन आता है, कौन पसंद आता है अपने अलावा, या सिर्फ उनको खुद अपना पसंद है कि मैं नहीं, उनके बहुत सारे ब्लू आर्ट सेक्रेटरीज हैं, जिस तरह उन्होंने लाया ताहिर खुर्शीद साहब हैं, उनके पसंदीदा हैं। अभी वो जफर दल साहब हैं, नहीं वो जो राजा क्राइटेरिया बिशारत है, हाशिम डोगर है, बेताशा ऐसे सेक्रेटरीज हैं जो बेचारे ना बोलते हैं। अभी बहुत सारे तो सेक्रेटरी जो है ना, जो बंदा बोलता है, जो बंदा सीएम से कंप्लेंट करता है, जो बंदा काम कर रहा है और सीएम के पास आके कहता है अच्छा सर, अगली खबर पर जाना है, में स्टक है, वो सीएम की गुड बुक्स में। मुझे ये बता दें कि वज़ीर-ए-आला बनकर दिखाऊंगा, इसका क्या मतलब है? पहले वो नहीं थे या वो समझ रहे थे कि पहले मेरे पास इख्तियार नहीं है? वो ऑलरेडी बन के दिखा ही रहे हैं। जो सारे आपने डोगर साहब ने गिनवाए हैं, बहुत सारे तो देखे सेक्रेटरीज जो हैं वो एक ये भी वजह हुई कि वो अपने तरक्की के कोर्स के लिए, नेशनल मैनेजमेंट जो कोर्स है उसके लिए भी वो गए। लेकिन मामला फिर ये है कि जब नया को लगाना होता है तो मौजूदा जो मिनिस्टर है उसको कॉन्सेंट उसकी तो लेनी चाहिए ना। ये तो बात एक बड़ी जायज़ है कि अगर उसने वजारत चलानी है जवाब दे, वो है, सीएम तो नहीं उसकी। मैं आपको एक और चीज बताऊं सर, अगली एक सबसे बड़ी ये सबसे बड़ी जो ये इसमें खबर है जी, हर वो बंदा जो इमरान खान के पास जाकर, प्राइम मिनिस्टर के पास जाकर सीएम की कंप्लेंट करता है ना, या कर सकता है, नहीं खैर जो कर रहे हैं, यदि वो जाते हैं और गिले शिकवे करते हैं कि देखें जी ये मेरे साथ ये हो गया, देखें जी मेरा सेक्रेटरी बदल दिया, देखें जी सीएम ने ये कर दिया है, वो कर दिया, वो तमाम लोग सीएम की नेगेटिव लिस्ट में। ये जितने नाम हम ले रहे हैं ये वो लोग हैं जो शुरू से इमरान खान के साथ हैं, और चूँकि ये इमरान खान के साथ हैं, इमरान खान उनको एक्सेसिबल हैं, वो इमरान खान साहब के पास जाते भी हैं, पंजाब इमरान खान साहब की भी डिस्कस भी करते हैं, वो बेचारे वहाँ पे जो बात करते हैं वो बुज़दार साहब को बता देते हैं, और फिर बुज़दार साहब उस मिनिस्टर के खत्ते पड़ जाते हैं। बुज़दार साहब को कन्वे होता है कि फलाने डिपार्टमेंट में आपके पास फलानी कंप्लेंट है, इसको देखें। ठीक है, जब वो सीएम को पता लगे तो सीएम जो है वो इससे शदीद नाराज है कि ये एक कौमी अलमिया हो सकता है, अलमिया तो मैं कहूँगा है, यानी ये बड़ा ही खतरनाक हो सकता है पूरी कौम के लिए कि अगर अपोजिशन अपने जलसे जारी रखती है, क्योंकि वबा फैल रही है। अभी ताज़ा खबर यह है कि वफाकी हुकूमत की तरफ से, वज़ारत की तरफ से कहा जा रहा है कि 24 नवंबर से या तो स्कूल बंद किए जाएं और फिर सेशन जो है वो बाद में मार्च से आगे ले जाया जाए। एक तरफ ये हो रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं, ढकी चुपी बात नहीं है, लेकिन समझ नहीं आ रही। आज जिस तरह हमने देखा, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि जी मेरे 5 लोगों को हो गया, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास ही सारे छोड़कर चले गए, शरी रहमान वो सब लोग। लेकिन ये क्या है कि आप कह रहे हैं जी जलसे तो होंगे, लोग आएंगे, मैं खुद सारे मास्क पहने हुए, वहां कौन सा आम आदमी की तो बात छोड़ें, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब जो हैं, उनके पास एक केस था वो शादी हाल के वाले से और जो पाबंदी के वाले से, तो उस पर उनके बड़े सख्त रिमार्क्स हैं। उन्होंने कहा कि ये जो सारी चीज़ें हैं गैर मामूली हालात हैं, ये चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने कहा मैं तो इस बात पे भी हैरान हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के अंदर जिस तरीके से वायलेशन की गई है, जो SOP की वायलेशन की गई, वो बड़ी उनका हैरान कुन बात है। और बिल्कुल ये चीज़ जो है हमें SOPs को फॉलो स्ट्रिक्टली करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जुमा से यानी परसों से 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन जो है, इसी वजह से जो केसेस की जिस तरह आपने बताया है कि 24 घंटे के दौरान 2208 जो है मजीद जो वायरस की तस्दीक हुई है, पॉजिटिव आए हैं, टेस्ट है। तो मामला ये है कि वो लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है 2 हफ्तों के लिए, स्मार्ट लॉकडाउन ही होगा बेशक। बहुत सारे इलाकों में ऑलरेडी भी मुख्तलिफ जगहों पे पार्शल जो लॉकडाउन लगा हुआ है। मामला ये है कि इस सूरत हाल में, और फिर मैंने जो बातें की थी उसामा साहब, आपको वो नज़र आ रही हैं चीज़ें। एक तो ये है कि आज मोटरवे ब्लॉक हुआ और मरियम साहबा ने ट्वीट करके बड़ा उस पर फातिहाना अंदाज में उस चीज़ को वो समझ रही कि बहुत बड़ा हमने कोई अचीवमेंट कर ली है, वही जो बातें हम कह रहे थे। फिर उसके बाद पूरी वहाँ क्यादत बैठी हुई है जो एक वही मैं ना मानू वाली पॉलिसी, नतायज जो है उसके रिजल्ट को मानने से इनकार करना, वहाँ पे जलसे जुलूस करना, रैलियाँ निकालना, वहाँ पे अफरा तफरी पैदा करना, तो इसका क्या पर्पस क्या हो सकता है? अब देखें ना, पीपल्स पार्टी के वोटों का इशू रिकाउंटिंग हुई, उनकी सीट के हवाले से अगर पोस्टल बैलेट उनके हक में आए तो वो वापस पीपल्स पार्टी को सीट मिली। क्या आर्गुमेंट पड़ा? आप मुझे ये बताएं कि अगर ये धांधली होती तो फिर पीपल्स पार्टी की सीटें 4-3 से क्यों हुई हैं? फिर पोस्टल बैलेट तो गवर्नमेंट के पास होता है सारा इख्तियार। ठीक, बाबर साहब मुझे बताएं, कहीं ऐसा तो नहीं कि खुदा न खास्ता ये सोच आ गई है कि अच्छा कोरोना फैलता है तो अच्छी बात है, ये हुकूमत पर आएगा, मसाइल बढ़ेंगे, इकोनॉमी नीचे जाएगी, सेहत के मसाइल, लेकिन ये आवाम से कोई हमदर्दी तो नहीं है ना, जी, तो फिर ये ऑपोजिशन का फायदा हो जाएगा। ये कहीं ये तो नहीं देख रहे कि इसमें तो बड़ा फायदा हो जाएगा ऑपोजिशन का कि अगर हालात खराब होते हैं तो हम कहेंगे देखें जी इस हुकूमत ने क्या कर दिया। उसामा साहब
अपोजिशन को इससे कोई गर्ज नहीं है कि किसी को कोरोना होता है नहीं होता, कौम कोरोना से मरती है नहीं मरती। उनका मकसद ये है कि अपना एजेंडा पूरा करो, मुल्क में डिस्टर्बेंस पैदा करो, अदारों को टारगेट करो, अदारों के ख़िलाफ़ अवाम को खड़ा करो। और वो उनका मिशन सिर्फ यही है। उनका मिशन ये नहीं है कि इकॉनमी कहाँ जा रही है, इकॉनमी नीचे जाती है ऊपर जाती है, बल्कि वो तो ये कहते हैं कि इकॉनमी टोटली तबाह हो जाए, लोगों का बेरोज़गार टोटल तबाह हो जाए और जो है मुल्क जो है वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे आ जाए और हम कहें कि जनाब देखा था ये गवर्नमेंट तो इस काबिल है ही नहीं कि डिलीवर कर सके। और यही उनका एजेंडा है। मगर वो उनको ना मुल्क की प्रॉस्पेरिटी चाहिए, ना उनकी मुल्क को प्रोग्रेस चाहिए, ना मुल्क की डेवलपमेंट चाहिए। बाबर साहब उनको चाहिए तो मुल्क में अफरा तफरी अनार कोई दुनिया में ऐसा मुल्क होगा। आप इजाजत नहीं मांग रहे, मानसरा में इजाजत नहीं थी, हुकूमत ने फैसला किया। आज देखा कितना जैम पैक लोग थे, जैम पैक लोग थे, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। तो कोरोना और किस तरह से फैलता है मतलब सारी दुनिया आप में दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि आपको किसी इजाजत की जरूरत नहीं है, आप जहां चाहें जो मर्जी करें जिस तरह। और ऐसे हालात में जंगी सूरत हाल है, हंगामी सूरत हाल है, उसमें आप कहते हैं जी कानून ये क्या चीज है, कोई नहीं। आप छोड़ दें, आपकी है मुखासमत है, आप अपोजिशन है, हुकूमत आपको पसंद नहीं है और 100 जगह जहां पर आप ये बात कर सकते हैं। आप मीडिया आपके पास अवेलेबल है, आपके पास पार्लियामेंट है, चंद महीने सब्र कर लें, उसके बाद आप ये काम कर लीजिएगा। लेकिन अभी ये देखिए कि जी इजाजत नहीं मिल रही तो कोई लोगों को क्या पैगाम जा रहा है कि इस मुल्क में यानी आप कानून तोड़ते रहें, आपको किसी तरह कोई इजाजत। अगर आपने एक जत्था बना लिया है, अगर आपने एक इकट्ठा कर लिया है, अगर आपने एक तरह से हुजूम इकट्ठा कर लिया है और मॉब बन गए आप, तो बस फिर जो मर्जी करते हैं, फिर आपको कौन रोकने वाला है। तो ये पैगाम जा रहा है इससे कि नहीं है इजाजत, जलसे करें, नहीं मानसरा गवर्नमेंट ने वहां एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया था, करें। अपोजिशन इसको बनाना रिपब्लिक बनाना चाह रही है कि जहाँ पर कोई लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है, हम जो दिल आएगा वो करेंगे। हम अगर गवर्नमेंट की कोरोना के हवाले से गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है, सोशल डिस्टेंसिंग की पॉलिसी है, आप देखें कि क्या खबरें आ रही हैं, अमेरिका में क्या हालात हैं, बरतानिया में कर्फ्यू लगाने की बातें की जा रही हैं। सारी दुनिया में वो ममालिक जिनके पास लेटेस्ट मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, जिनके पास बेतहाशा वसाइल हैं, वो कितनी सख्ती कर रहे हैं। वहाँ पर इत्मीनान तो मुकम्मल बैन हो गया है सारे यूरोप में। और ये कोरोना का जो वायरस है ये म्यूटेट कर जाता है और पहले से ज़्यादा ख़तरनाक है। आप देखें कि इस दफ़ा जो डेथ रेशियो है पहले से ज़्यादा खतरनाक है, यानी कि वो लोग 5-5, 6-6 दिन में लोगों की डेथ हुई है और बड़ी स्पीडी रिकवरी का पॉसिबल ही नहीं। लोग तो चंद दिनों के बाद वेंटिलेटर पे चले जाते हैं और वेंटिलेटर पे मैंने तो नहीं देखा कि कोई उतरा हो। जितनी भी डेथ हुई है वो बड़ी आलोफा सडन हुई है। तो इसका मतलब ये कि वायरस पहले से ज़्यादा तगड़ा है और म्यूटेट कर गया है। तो अब तो इसके लिए खास तौर पर अपोजिशन को ये चाहिए कि गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करें। सबसे पहले समा साहब लोगों की जानें हैं, सबसे पहले लोगों की सेहत है, बाकी सियासत तो होती रहेगी। बिल्कुल सही। अब देखिए ना, खुद शहबाज शरीफ साहब किस तरह क्वारंटीना करते रहे, क्या कुछ होता रहा। अभी देखिए ना सफदर साहब को हो गया, वो क्वारंटाइन कर गए। अब मेरा मतलब है कि मरियम आप खुद देखें कि उनके अपने हस्बैंड जो है वो उनको कोरोना हो गया, वो क्वारंटाइन कर गए और सारी कौम को आपने वहाँ पे जोड़ के बैठी हुई है। असद खरल साहब मुझे बताएं ये कितना खतरनाक हो सकता है। ये क्या, मैं तो इसको कौम के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ, मुझे तो लगता है कि ये मुल्क दुश्मनी है, कौम से दुश्मनी है, साजिश है। अगर खुदा न खास्ता पहले ही फैल रहा है, ये और फैलता है इससे, तो ये तो डिटेक्ट तो नहीं हो सकता कि अच्छा जी ये किस तरह से ये जलसा हुआ, उसके बाद क्या कौन कौन था वहाँ, कोई लिखत पढ़त तो है नहीं, किस तरह वो फैल गया। तो उसके बाद कौन जिम्मेदार होगा? क्या ये अपोजिशन जिम्मेदारी लेगी? अपोजिशन को क्या मसला है, वो तो अपना जो उन्होंने सियासत चमकानी है वो लोगों को बेवकूफ तो ये साजिश है। और ना लोग आप समझा दें फिर, और इसका क्या मतलब है? आप गुमराह कर रहे हैं पहले, आप तो ये खुद चाह रहे हैं, फिर तो आप तो इस साजिश का हिस्सा बन रहे हैं। एक्स तो यही साबित कर रहे हैं अल्लाह की तरफ से उनके ऊपर अगर रहमत है या उनको नहीं उनके ऊपर फैल रहा, तो वो तो कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इसमें जो भी है हुकूमत हो अपोजिशन हो, देखे ना चीफ जस्टिस ने आज जो समात केस की जो कल की बात हुई है, उनके वफाकी हुकूमत पर भी उन्होंने ज़ारे बर्मी किया। उन्होंने कहा कि खुद पाबंदी नहीं कर रहे, हुकूमती पॉलिसियों में तजार है, अदालत ने उन्होंने कहा कि लेकिन अब देखें ना कोरोना की जो सूरत है हमें खुद सारी चीजें बंद करनी चाहिए। मामूली हालात हैं, उसके हवाले से गैर मामूली फैसले होने चाहिए। और ये बहुत इजाजत नहीं दी उन्होंने। इमरान खान साहब को मशवरा दिया गया था आप भी जल्द से जुलूस करें शुरू, वो एक उन्होंने किया था, सख्त एहतियात की जरूरत है। बरतानिया के हवाले से भी उन्होंने मिसाल दी कि वहां पर पुलिस को इख्तियार है कि वो कोरोना के SOPs की खिलाफ वर्जी पर उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है, जुर्माने कर सकती है। यहाँ तो रियासत की जिम्मेदारी कोरोना SOPs में मुकम्मल मतलब कराए।
अब ये मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जो उन्होंने कहा कि अदालत ने, जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा क्या ये कि एसओपी के बावजूद जो कुछ गिलगित बल्तिस्तान और कुछ दिन कबल नजर आया तशवीशनाक है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो खुद भी अपने बनाए हुए एसओपीज पर अमल करे। कोरोना की वजह से मुश्किल में क्या होगा मुस्तकबिल में कोई नहीं जानता। अब मुझे ये बताएं कि ये सारी चीजें होने चाहिए। अब मुझे ये बताएं कि राना सनाउल्लाह साहब इसको मजाक करार दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे जलसों पे पाबंदी की वजह से गवर्नमेंट ये ड्रामा कर रही है। कैप्टन सफदर रहमान तो आपने जो शाहिद खान अब्बासी को हुआ वो मजाक था। सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट की बात की जाए तो अगर उनको इजाजत नहीं दी गई, सिंध को जो हुआ ये मजाक था, सिंध के बाद तो इजाजत देना ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। डेथ हो गई जी, अरशद चौधरी हाई कोर्ट के रिपोर्टर हैं, उनकी डेथ हो गई सर, ये सारा आपके सामने है कि 10 दिन के अंदर तो अब मामला ये है कि 7,000 से ज्यादा जर्नलिस्ट चले गए, मजाक हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट की लेटर एंड स्पिरिट इंप्लीमेंट किया कि उन्होंने इजाजत नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कर लिया। तो अब सारी गवर्नमेंट को हम इल्जाम क्या कर रही है, जो लोग कर रहे हैं, जो अपोजिशन के लोग कर रहे हैं, जो लोगों की जिंदगियां खतरे में डाल रहे हैं, वो जिम्मेदार है, वो अपोजिशन है या आप और मैं कर सकते हैं, आप और मैं कर सकते हैं इस तरह जाकर करने नहीं देगा। हुकूमत को अपनी रिट एस्टैब्लिश करनी चाहिए, किसी सूरत में जलसों जुलूसों की पे मैं समझता हूं मुकदमे दर्ज हो उनमें बिल्कुल लोगों की जिंदगियों से खेलने का, उनकी जिंदगियों को खतरा लाक करने का भी बीच में दफात होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि आपने जनाब इजाजतनामा नहीं लिया और उसके बगैर आपने किया, इसमें लोगों की जान को खतरे में लाने के भी दफात होनी चाहिए। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि किसी सूरत में इनको लॉ नहीं करना चाहिए कि ना ये ना इस खतरनाक दौर में ये जलसे जुलूस करते फिरे और लोगों की जिंदगियों को खतरे में। शादी हॉल्स वाले भी यही करेंगे, फिर आप उनको भी इजाजत दें। आप रेस्टोरेंट्स को भी जो कह रहे हैं 10 बजे मार्केट 10 बजे बंद हो जाए, बलूचिस्तान कह रहे हैं, बाकी जगहों पर कहा जा रहा है जी सोशल, फिर उनको भी ये इजाजत दें। वो कहेंगे जी उनको आप नहीं रोक सकते, हमें क्यों रोकते हैं, कैसे रोक सकते हैं आप, आपके पास अखलाकी कानूनी जवाब फिर क्या रह जाता है। सिलेक्टिव जस्टिस आप उनको अपोजिशन की रोक रखे इसलिए कि वो ताकत में है, बाकियों को आप कहेंगे जी एसओपी में अच्छा दूर बैठो जी, मार्केट बंद कर दो। मुझे एक बात बताएं सर, ब्रेक, ये एक स्टेट है, यहाँ पे कुछ एक आइन है, कानून है, उन पे अमल दरामद करना हुकूमत का। जब बंदा कहेगा स्टेट मैं हूँ, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, हर चीज हम हैं, तो फिर तो ये नहीं होता। ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद बताएंगे बड़ी खुशखबरी आ रही है। इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा खुश हैं और बड़े अरसे बाद ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो टेक्सटाइल सेक्टर पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेक्टर है, सबसे बड़ी एक्सपोर्ट वहाँ से होती है, उसमें बहुत बड़ी खबरें ब्रेक के बाद बताएंगे। अब पता चला। अब पता चला। वज़ीर-ए-आज़म ने फैसलाबाद में ताजरों से टेक्सटाइल के शोबे से वाबस्ता कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें की हैं। वहाँ लोग बहुत ज़्यादा मुतमईन नज़र आ रहे हैं। हुकूमत ने जो कुछ किया, जिस तरह छोटी सनतों के लिए 50% तक रियायत दी इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर, और जो कुछ किया सनतों की बहाली के लिए, उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो वाजिबात थे उनके वो उनको दिए गए हैं। 532 अरब रुपए के थे और ये पिछली हुकूमतों से चले आ रहे थे कि जब एक्सपोर्ट की जाती है तो उसके नतीजे में उनको जो टैक्स में छूट दी जाती है उसके उनके वाजिबात भी थे। और अब बांग्लादेश और भारत से ऑर्डर्स पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं और इस वक्त सूरत हाल ये है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपनी फुल कैपेसिटी पे चल रही है। 25% लेबर की कमी का सामना है और तमाम जो लूम्स हैं वो अपनी फुल कैपेसिटी पर चल रही हैं और सनतकार कह रहे हैं कि हम मुल्की गैर मुल्की ऑर्डर्स पूरे नहीं कर पा रहे, इतने ज़्यादा ऑर्डर्स उनको मिल रहे हैं। असद खरल साहब, ये बहुत बड़ी बात है इस सूरत हाल में। हम तनकीद करते हैं, बहुत से मसाइल पाकिस्तान में है, महंगाई अपनी जगह है, लेकिन इन चीज़ों को भी हाईलाइट करना चाहिए कि कितनी बड़ी बात है। अल्लाह करे कि अगर ये सस्टेन करती है चीज़ तो ये बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान में रोजगार के मौके बहुत बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा सेक्टर है पाकिस्तान का, टेक्सटाइल सेक्टर। सनती पैकेज के हवाले से जो हुकूमत का इंतहाई खुश आइंद इक़दाम है, और जिस तरह फैसलाबाद के अंदर आपने अभी जिस तरह कहा है कि 25% लेबर की कमी अब हो गई है और मज़ीद 30,000 लूम्स मज़ीद आ रही हैं। अभी जो मौजूदा जो बंद हो गई थी, 2-3 साल से बंद हो गई थी, जो लूम्स इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट के अंदर जो ज़र बदला हमें अरबों डॉलर आ रहा था, और हमारे ऑर्डर चूँकि बिजली महंगी थी, बिजली मिलती भी नहीं थी, टैरिफ बहुत ज़्यादा था, इस वजह से हम कम्पिटिटिव प्राइस के मुताबिक चीज़ें दे नहीं पा रहे थे, इसलिए वो ऑर्डर जो है इंटरनेशनल सारे मार्केट के वो डाइवर्ट हो रहे थे बांग्लादेश और भारत। अब ये सिर्फ एक इकदाम से, एक इनिशिएटिव से आप देखें कि जो हमारी बंद लूम्स थी तमाम, ना सिर्फ लूम्स दोबारा चल पड़ी हैं, बल्कि वो पहले तो आधी भी नहीं चलती थी, फुल कैपेसिटी पे चल रही हैं। लेबर की कमी पड़ गई है, 30,000 मजीद लूम्स आ रही हैं।
और अभी जिस तरह आपने बताया कि 532 अरब की बात है जो रिफंड और रिबेट जो मिलना होता है जो एक्सपोर्टर को, जी जी, वो एप्टमा के अहदेदार बता रहे हैं साबिक के जनाब इसाक डार साहब वजीर खजाना थे, तो उनके पास जब हम इशू लेके गए तो उनका सिर्फ 3 मिनट है आपके पास सर वो डिप्टी वज़ीर और आज़म 3 मिनट से ज्यादा आपके पास टाइम नहीं आपको मिलेगा, तो उसमें आप जो भी समझा सकते हैं, जो बात आपने करनी है, आपके पास सिर्फ 3 मिनट है। अच्छा, तो अब इमरान खान साहब ने ये जो इनिशिएटिव लिया है, इससे देखें ना लाखों लोगों को रोजगार मिला है, उनका चूल्हा जो ठंडा हो गया था दोबारा से एक रोजगार उनको मिला है। पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट है उसके जो बदले में हमें ज़र मुबादला अरबों डॉलर आएगा। पाकिस्तान के अंदर एक इंडस्ट्री है और ये टेक्सटाइल जो एक इंडस्ट्री है हमारी, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर अगर ज़राअत के बाद मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा ये है जो जिससे हमें अर्निंग है, जुड़ती है इससे एक तरह से। जारी बात है अल्टीमेटली तो उधर से, लेकिन वो तो गन्ना शुगर माफिया खा गया ना हर चीज। वो तो कपास का जो ग्रोइंग एरिया था वो तो एक्सपोर्ट के लिहाज से सबसे बड़ा ये है अगर हमने कमाना है बाहर की दुनिया से। बाबर साहब 1990 के बाद ये पहली दफा हुआ है कि हमारा ये सेक्टर फुल कैपेसिटी पे चल रहा है। और काश यही छोटा सा डॉक्टर साहब आपकी, काश यही अगर पैकेज आप अगर जिम्मेदारों को किसानों को भी दे दें, अल्लाह करे उनको फ्री ट्यूबवेल की बिजली जिस तरह हमारे इंडिया में है, जी जी, फ्री उनको ट्यूबवेल जो है उनको बिजली दें, उनको खादों के ऊपर सब्सिडाइज दें, उनको बीज के ऊपर उनको जदीद बीज दें जिनसे प्रोडक्शन में इजाफा हो। बिल्कुल सही तो है। आपके किसान जो है वो खुशहाल हो सकता है। हमारी मुल्क की जो देखे ना जमीन सोना उगलती जमीन है, लेकिन बदकिस्मती ये है किसानों को जो मार का किसानों को हमें इस तरफ भी लेकर आना है कि जो चीज हम इंपोर्ट कर रहे हैं, आज तक किसी ने बात नहीं, हम एक जरिए मुल्क हैं, कम से कम ये तो बंदों के इंपोर्ट कर रहे हैं। जो कर्जा दिया जाता है ट्रैक्टर पे, खादों पे, बीज पे, उसका जो मार्कअप है इंडस्ट्रियल से कई गुना ज्यादा है, उसको भी कम होना चाहिए, जीरो मार्कअप पे होना चाहिए। बाबर साहब, उसामा साहब, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से पिछले 10 साल दौर में खरबों रुपया अंडर पासेज, ओवर पासेज, मेट्रोज और ऑरेंज लाइन पे खरबों रुपया लगा दिया गया, जिससे ना तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, ना ही उल्टा ये कि उस पर अरबों रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। अगर यही सारा पैसा इंडस्ट्रियल सेक्टर में और एग्रीकल्चर सेक्टर में लगाया जाता, ये जो कई 100 अरब रुपए थे, तो आप सोचे एक इंडस्ट्री लगती है तो कितना रोजगार पैदा होता है। ज़राअत पे अगर पैसा लगाते हैं, सब्सिडी आप खाद पे दें, अच्छी सब्सिडी दें, अच्छा किसान को बीज दें, सस्ती बिजली देते, तो आज ये पंजाब की ज़मीनें सोना उगल रही होती। लेकिन उस वक्त उनके सर पे तो जुनून तो आता कि हमने अंडर पासेज, ओवर पासेज बनाने हैं, मेट्रोज बनानी है, ऑरेंज लाइन बनानी है। शहबाज शरीफ साहब किसी ने कहा कि ये प्रोजेक्ट लगा दें, ओके जी मुझे ये ना समझ, सर ये रिवर रावी जो प्रोजेक्ट था वो था कि जी लाहौर के इर्द गिर्द झील हो जाए ताकि लाहौर का अंडर वाटर टेबल जो नीचे जा रहा है वो ऊपर आ जाएगा, और हर बड़े शहर के बाहर एक झील होती है। उन्होंने कहा जी नहीं, आप ऑरेंज लाइन बनाएं इन पैसों की, क्योंकि मुझे ऑरेंज लाइन दिखती है, चलेगी तो नजर आएगी। अच्छा, ये भी डिस्कस हुआ कि इसको अंडरग्राउंड रखा जाए। पूरे यूरोप में, पूरे अमेरिका में अंडरग्राउंड है सारी ये ऑरेंज लाइन, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये ऊपर से गुजारो ताकि लोगों को नजर आए, ताकि वोट पक्के हों। सर ये वोट पक्के करने के चक्कर में जो मुल्क का बेड़ा गर्क किया ना पिछले, और इसमें कमीशन जो थे वो तो अलहदा थे, यही अगर पैसा ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में लगता है, लाखों लोगों को रोजगार पैदा मिलता है। साहब यकीन जाने आप ऑरेंज लाइन में कितना रोजगार क्रिएट हुआ था देख लें, सब्सिडी कितनी जा रही है वो देख लें, मेट्रोज में कितना रोजगार हुआ, कितना पैसा लगा, तो आपको पता चलेगा कि सारा पैसा जाया चला गया। एक सर फैक्ट्री में इससे ज्यादा लोग लग जाते, एक फैक्ट्री में, एक फैक्ट्री, और फिर आपको सर ज़र मुबादला अलहदा मिलता, मुल्क डॉलर कमाता और बिजली सस्ती दे देते। और लोग जिनको आप ये सब्सिडीज दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, वो इस काबिल हो जाता है कि अपनी सवारी ले लेते हैं, मोटरसाइकिल ले लेते हैं, अगर आप एक दूसरे को जाना है। ट्रेन जो 300 अरब का प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर आपको पता है हमारी नस्लें, आने वाली 3 नस्लें भी उसका कर्जा नहीं अदा सकती, सूद और सूद जो हमें देना पड़ेगा। 7 अरब में शामिल कर दिया है सर, सीपैक में शामिल कर दिया। 300 अरब के अगर आप मोटरसाइकिल या छोटी गाड़ियां लेके लोगों को जीरो मार्कअप पे दे देते ना, रोजगार गवर्नमेंट सर, एग्रीकल्चर सेक्टर में सब्सिडी दे, नौजवान पढ़े लिखे जो लोग हैं उनको रागिब करेंगे, वो जाके एग्रीकल्चर सेक्टर में जाएं, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाएं, हुनरमंद लोगों को पैसे दें। आपने ये सारा कुछ बेड़ा गर्क करके रख दिया। यूथ बेचारी सारी बेरोजगार है, पढ़े लिखे लोग डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, और गवर्नमेंट जो है उसने अंधाधुंध फिजूल में पैसा जाया किया। खरल साहब, अब ये वक्त नहीं आ गया कि लोगों को ये इस गन्ने से निकाला जाए
और उनको कहा जाए दोबारा कपास की तरफ आओ, खुदा का वास्ता है। वो कौन आने देगा? कभी भी नहीं। वहां पे माफियाज बैठे हैं। गन्ने के अलावा देखिए आप पानी शाह कितना चूस कुरैशी जाता है साहब गन्ना। से सुनिएगा ये दुखड़ा, गन्ना कितना कि पानी चूसता हमारी है, जो अब तो साउथ चीनी आप 100 पंजाब चीज़ों की से जो बना लेंगे। फुटी है ना, साउथ पंजाब की जो कपास, जिस तरह नारंग का चावल पूरी दुनिया में बासमती खुशबू के हवाले से मशहूर है, जिस तरह मुल्तान का जो चौसा आम है पूरी दुनिया में मशहूर है, इस तरह साउथ पंजाब की जो कपास की एक खास उस इन्वायरमेंट के अंदर जो कपास होती है, जो उसकी फुटी है, पूरी दुनिया में उसका नेमल उससे बदल नहीं import bill हमारा है। कम हो उससे जाएगा। अरबों डॉलर हम कमा सकते हैं। Textile वैल्यू industry एडिशन और अगर चलेगी। करें टेक्सटाइल की, कैसी बात है कि हम जरी मुल्क हो के 70% से ज्यादा हमारा दारोमदार ज़राअत पे है। जरी मुल्क हो पे हम जो टेक्सटाइल के लिए जो रॉ मटेरियल है वो हम बाहर से मंगवा रहे होते हैं। बदकिस्मती से क्या है, अगर हम कपास उगाएं सेक्टर और उसको वैल्यू एडिशन करें, गुर्बत भी आप देख लें कि उसी सेक्टर में है। वैल्यू एडिशन अगर देहात में है तो यही बदकिस्मती है ना। सबसे ज्यादा गरीब है। देखिए इमरान खान साहब की अब दोस्त उनको की भी ऊपर उठाना बेटी है। मुर्गियों के हवाले से उन्होंने जो बात की उसका मजाक उड़ा दिया गया। जी, लाइव स्टॉक कितना बड़ा लाइफ काम स्टाइल है के हवाले से उन्होंने कहा कि बकरियों के उसका हवाले मजाक से उड़ाया गया। मवेशियों के हवाले से क्या उसका पता? मजाक उड़ाया गया। जिन्होंने सर मामला कारखाने- ये है कि ये वो एक नवाज शरीफ का ट्वीट आया, अगर आप जी जरूर। उन्होंने लिखा है जनाब, अभी ये ट्वीट किया उन्होंने, लिखा है जी कि एक तरफ अवाम की ठाटे मारते समुंदर उनका जोशो वलवला और गिलगित बल्तिस्तान में तमीर और तरक्की की बिना पर है। मिसाली अवामी मोहब्बत, नतीजा 2 सीटें। दूसरी जानब अवाम की अदम दिलचस्पी, गज़ब, गुस्सा और नतीजा 9 सीटें। मुझे एक बात बताएं, अगर ये अवाम की बुनियाद पर ही फैसला होना है कि इलेक्शन में कितने सीटें जीतनी है, तो फिर 2018 का इलेक्शन तो बिल्कुल ठीक था, फिर क्या धांधली की शोर मचा रहे हैं? क्योंकि सबसे बड़े जलसे तो इमरान खान के थे। अगर आप ये जलसों की बुनियाद पर कह रहे हैं कि जनाब सीटें मिलनी चाहिए, तो फिर मेरा ख्याल है कि 2018 में उसामा साहब जो बड़े भुट्टो के जलसे के बाद सबसे बड़ा जलसा जो पाकिस्तान की तारीख का है, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, उस वक्त आबादी भी देखें, वो 20 साल जो 2011 में हुआ था ये लाहौर में, वो उससे बड़ा। फिर 2013 के इलेक्शन भी तरीके इंसाफ के होने चाहिए। ये अभी ट्वीट आया जिसमें उन्होंने लिखा है जी अवाम का ठाठे मारते हुए समंदर तो हमारे साथ हमारे जलसों में आ रहे हैं, और जो नतीजा है वो सिर्फ 2 सीटें हैं। नतीजा ऐसा ही था जैसे आपने बताया कि 11 में जो जलसा हुआ था मीनारे पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ठाठे मारता समुंदर वाकई था, पूरी दुनिया ने देखा। उसको आज तक रिकॉर्ड को तोड़ नहीं सका तख्ते लाहौर के जो दावेदार हैं। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद 2013 में सीटें कितनी मिली उनको? अब देखें ना, मंडेड़ तो उनका चुराया गया था, और यही इमरान खान साहब शोर मचाते थे। उन्होंने सबसे ज्यादा पिटीशन की, वही सुप्रीम कोर्ट गए, वही शोर मचाते रहे, सड़कों पे आए, हल्के खुलवाए गए। अच्छा सर, तो वहां से रद्दी भी निकली, जाली वोट भी निकले, उर्दू बाजार में छपते हुए बैलेट भी पकड़े गए, सब कुछ हुआ। लेकिन मामला क्या है, इस तरह से जाली इलेक्शन कमीशन का दफ्तर, बंदे, अमले पकड़े गए, सब कुछ हुआ। लेकिन मामला यह है कि जो नवाज शरीफ वहां बैठ के जो गोलाबारी कर रहे हैं और उनकी बेटी यहाँ पे कर रही है, मैं पहले उसामा साहब कह रहा था कि गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन एक बहाना है, असल में इनकी डोरियां की और से हिल रही हैं। ये चीज पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम, बदअमनी, शोरश और जो अफरा तफरी पैदा करने के लिए ये ईंधन फराहम कर रहे हैं मुल्क दुश्मनों को। एक तरफ इंडस्ट्री जिंदा हो गई है, सबसे बड़ी, देखिए सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट, यानी अगर एक मुल्क, हम बहसीत मुल्क अगर कमा रहे हैं सबसे ज्यादा किसी जगह से, वो है टेक्सटाइल। अगर वो शोबा खड़ा हो गया तो इसके बाद तो फिर देखिए ना कि सारे बाकी चल सकते हैं। अभी कंस्ट्रक्शन के लिए इतना काम हो रहा है, अल्लाह करे कि जिस तरह उसमें सीमेंट सेक्टर में इतनी बूम आया हुआ है, सीमेंट लोग ज्यादा। अगर इमरान खान सबसे तो एक काम कर देना कि साउथ पंजाब में जो कपास का जितना एरिया था ना, वो फिक्स कर दें कि कम अज कम इतना कपास के लिए एरिया, अगर ये चीज स्पेसिफाई और कमाद इससे ज्यादा नहीं जा सकता, ठीक है, तो इससे बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारे मामला बेहतर हो सकते हैं। बताएं बाबर साहब, अगर ये सस्टेन कर गए तो फिर तो मियां नवाज शरीफ साहब जो कर रहे हैं ट्वीट, ये सिर्फ ट्विटर के तक रह जाएंगे। अपोजिशन जो है ना, वो सिर्फ एक पॉइंट पे अवाम को एक्सप्लॉइट कर रही है, वो है महंगाई और बेरोजगारी। ठीक है, अगर महंगाई बेरोजगारी पर ये गवर्नमेंट काबू पा लेती है और मईशत का पहिया चल पड़ता है, बहरहाल ये बहुत बड़ी जाने इनके पीछे 5 लोग नहीं खड़े होने। ब्रेक लेते हैं और फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि ब्यूरोक्रेट्स, अफसरशाही इस हुकूमत से क्यों नाराज हो गई है। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स बिल्कुल खुश नहीं है जिस तरह से उनको हरास किया जा रहा है, नैब के इदारे से भी खुश नहीं है, और अब उन्होंने कहा है कि जी काबीना अरकान के सामने वो अपनी शिकायत रखेंगे कि वरना वो इस तरह से उनके लिए काम करना मुश्किल हो गया है। डॉक्टर साहब, ये पहले भी मुझे याद है, काफ़ी अर्सा पहले
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जाकर कहा था देखिए जी अब हम ये नैब को कंट्रोल कर रहे हैं, वो आपको तंग नहीं करेगा, अब आपसे शिकायत हो, अब आप जल्दी मामलात निपटाया करें ताकि मुल्क की मामलात आगे चल सके। फाइलें पड़ी रहती हैं और वो डरते हैं कि जी वो नैब का केस हो जाएगा। तो ये अभी तक मामला हल नहीं हुआ, तो इस तरह तो और डिले होंगे और इम्प्लीमेंटेशन डिले होगी चीज़ों की। आगे आपने देखा गंदम और चीनी आते आते कहाँ रेट पहुँच गया, लोग साइन ही नहीं करते कि जी अच्छा इंपोर्ट होनी है तो कीमत ही होगी, वो होगी, जी मैं नहीं कर रहा, पता नहीं कल को क्या हो जाए। तो ये बहाना है, खौफ है। सामा साहब मुझे एक बात बताएं, कितने के ब्यूरोक्रेट्स को नैब ने उठाया अभी तक? कितने ब्यूरोक्रेट्स को उठाया? और जिनको उठाया है सारी दुनिया को पता था कि वो करप्ट है। हर बंदे के पीछे उसकी कबोर्ड में स्केल्टन जिसको उठाया गया है वो करप्ट थे, इसीलिए उठाया गया है। मेरा मतलब ये है कि इसको बुनियाद बनाकर ये कह देना कि जी हम काम ही नहीं करेंगे, कल पॉलिटिशियंस भी कहेंगे जी हमको भी पकड़ा जा रहा है, मिनिस्टर के हम भी काम नहीं करेंगे, इस साथ तो रियासत नहीं चलती। जो करप्ट है सो करप्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट की इस पर रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग नहीं है, डिसीजन है। उसमें डिसीजन में बड़ा क्लियर है कि जनाब जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सियासतदानों के इलीगल ऑर्डर्स ना माने। अगर कोई प्रेशर डाला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को अगर बताएं कि जनाब ये हमें बताया हमारे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, ये हमें गलत काम करने के लिए कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में तो आज तक कोई नहीं गया ऑफिसर। फिर मुझे एक बात बताएं, ये सियासतदानों का इमरान खान जो हैं उनके वहाँ पर भी तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगे हुए हैं ना, वहाँ पर भी तो पूरा एक सेक्रेटरीट वहाँ पर बैठा हुआ है ना, सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सारे इमरान खान साहब को बताते हैं कि आपने किस काम को किस तरह से करना है। यहाँ पे उस्मान बुदार साहब हैं, उनके साथ भी पूरा एक सेक्रेटरीट है जो उनको बताता है कि आपने किस तरह से वज़रा जो है उनको बेबस करना है और किस तरह से ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए से पंजाब में राज करना है। मिनिस्टर बुलबुला उठे हैं, मिनिस्टर रो पड़े हैं कि जनाब बड़े बड़े तगड़े ऑफिसर लगा दिए गए हैं और वो मिनिस्टर की सुनते नहीं हैं, मिनिस्टर उनके सामने बेबस हो गए हैं और जनाब ब्यूरोक्रेसी जो है वो राज कर रही है। दो तीन मैंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है उनको कोई पूछने वाला नहीं है। 2 महीने से वो ऑफिस नहीं आए। बेतहाशा मैं ऑफिसर्स को बताता हूँ जो ऑफिस दफातर में आते नहीं है, और अगर कोई काम करने के लिए कह दिया जाए कोई पब्लिक वेलफेयर का काम, मैं उसामा साहब शर्त लगा के कहता हूँ, मैं बेट लगा के कहता हूँ, आज आप कहें कि जहाँ GOR में हमने ये 50 अरब की फैसिलिटीज देनी है, अगर वो समरी 1 घंटे के अंदर अंदर साइन होकर तैयार होकर सीएम की टेबल में ना पहुंच जाए, मुझे पकड़ लीजिएगा। अगर आप कहेंगे जी पब्लिक वेलफेयर का एक काम करना है, उस पर 200 क्यूरीज लगेंगी, उस पर 200 दफा उस पर जनाब वो जो है ना उसको वो इख्तिलाफात और ये करेंगे। अभी कह दें कि जनाब इनको 1300 सीसी की बजाय इनको 4000 सीसी की गाड़ी देनी है तमाम सेक्रेटरीज को। आधे घंटे में समरी तैयार होगी, साइन होगी, सारे प्रोसीजर बाईपास होंगे और सीएम की टेबल पे होगी। लेकिन जो हुकूमत ये कर रही है सिर्फ ड्रामा है। ये मैं आपको बताऊं, आप कमिश्नर ऑफिस चले जाएं, आप डिप्टी कमिश्नर ऑफिस चले जाएं, आप सेक्रेटरी के पास चले जाएं, आपका काम गरीब आदमी का काम होता ही नहीं है, गरीब आदमी करते ही नहीं है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, मुझे एक बात बताएं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात करें, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना करें, काम गलत कोई काम करता है ना करे, क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा? तबादला कर देगा ना, तबादले ना करें आप, तबादला करें। तबादला आपका क्यों, उनका फंडामेंटल राइट है आपका, क्यों आपने अगर कोई गलत काम कहता है आप ना करें यार, ज्यादा क्या करेगा? आप ये कह रहे हैं कि आप ओहदे भी एंजॉय करें, लोगों के काम भी ना करें, सियासी गवर्नमेंट जो है वो भी और बात सुन ले डॉक्टर साहब, ये भी ऐड कर ले, एक और सुन ले। वो कहते हैं सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड के अंदर से पार्लियामेंटेरियन को निकाल दिया जाए, नैब से भी बचा लिया जाए आपको, नैब भी आपको ना पूछे, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड में जो आपकी जो प्रमोशन है उससे भी पार्लियामेंटेरियन को निकाल दिया। सुन ले 20 साल बाद रिटायर हो सकता है, ये भी वो कह रहे हैं, ये भी मेरा ख्याल है। तीसरा वफाकी मुजरा, अगर अभी हम रोना रो रहे हैं, वफाकी मुजरा और सूबाई मुजरा रो रहे हैं, पंजाब के मिनिस्टर रो रहे हैं कि जनाब हमारा सेक्रेटरी हमारी सुनते नहीं है, हमारी मर्जी के बगैर सेक्रेटरी लगा दिए गए। ऊपर एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी बैठा हुआ है ना जो चीफ मिनिस्टर को मशवरे देता है, जिसके मशवरे के सदके से वो पूरा पंजाब चला रहा है। ताहिर खुर्शीद साहब हैं, उनसे मशवरा किया जाता है ना, चीफ सेक्रेटरी वहाँ पे सीएम को मशवरे दे रहा है ना, तो ये ब्यूरोक्रेसी तो उल्टे मशवरे देती है। चीफ सेक्रेटरी स्टैंड ले ले अगर कोई गलत काम कहते हैं तो। मेरा मतलब है कि ये हर देखो समझा, हर पॉलिटिकल पार्टी का एक एजेंडा होता है, उन्होंने अपना एजेंडे की तकमील करनी होती है। वो ये कहते हैं जिस ब्यूरोक्रेसी को पोलिटिसाइज ना किया जाए। मैं मतलब कि अगर आपको गलत काम किया जा रहा है, अगेंस्ट द रूल्स किया जा रहा है, अगेंस्ट द लॉ किया जा रहा है, आप इनकार कर दें, फौरी तौर पर इनकार कर दें कि जी मैं नहीं कर सकता, और उसकी एक कॉपी जो है ना वो लिख के दे दें, इना मेरा तबादला कर लें, मैं ये काम नहीं, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है।
ये तो कोई तरीका जो आपने ये पंजाब क्या में बात हुई, ये क्या बात हुई? ये भी ज्यादती में भी लोग इनकार करते रहे हैं, इनकार कर दें, ट्रांसफर ही हो जाएंगे ना, क्या होगा? ये कह रही है कि 20 साल बाद जबरी रिटायर हो जाएगा अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं है। मैं समझता, ये भी एक ड्रामा है। मैं बहुत सारे ऐसे सीनियर सेक्रेटरीज को जानता हूं जिनको गलत काम किया कहा गया, उन्होंने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि सर ये अगेंस्ट द रूल है, मैं नहीं कर सकता। मीडिया साथ हम आप भी फंसेंगे, मैं भी फंसूंगा, अदालतें खड़ी होती हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, एक फेडरल सेक्रेटरी है, इंफॉर्मेशन में थे, फेडरल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे, उनको इमरान खान ने गलत काम किया, उन्होंने इनकार कर दिया। उनको बाद ट्रांसफर किया गया, लेकिन उनको दूसरे डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी लगा दिया गया। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट जो है उनकी ईमानदारी को मानती है, रिकग्नाइज करती है और समझती है कि वो एक अच्छा परफॉर्मर है। मैं अमन नवाज सुखेरे की बात कर रहा हूँ। मेरा मतलब है कि गवर्नमेंट उसको फेडरल सेक्रेटरी कैबिनेट लगाया है और उसकी सर्विसेज को रिकग्नाइज करती है। इसके बावजूद कि जो गलत काम होता है वो कहता है मैं नहीं कर सकता, उसके बावजूद जो है उसको अच्छी असाइनमेंट मिल जाती है। मतलब ये है कि अगर आप नेक नीति से काम करें, मेरा अगर कोई करप्ट है और उसके साथ ये कह रहा है कि मैं फलाना काम भी नहीं करूंगा, गवर्नमेंट के कामों में रुकावट डालता है, तो फिर अब उसका तो इलाज ना मेरे पास है ना आपके पास है। और नैब किसी ऑनेस्ट डेड ऑनेस्ट ऑफिसर को नहीं पकड़ता, ये मैं आपको बता दूं। जो करप्ट है सिर्फ उसी को पकड़ता है। बेतहाशा ऑनेस्ट ऑफिसर बैठे उनको तो आज तक नैब ने हाथ नहीं लगाया। ठीक है, अच्छा नैब तो उसको पकड़ेगा ना जिसने कोई गलत काम किया होगा, कोई करप्शन की होगी, किकबैक्स ली होगी, कमीशन ली होगी, नजायज काम किया होगा। अब देखें ना, एक और काम डाल रहे हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेज सारे भी ले, दफ्तरों में भी हमें ना जाना पड़े, और साथ वो कह रहे हैं प्रमोशन हमारी उसमें पार्लियामेंटेरियन को निकाल दिया जाए, और साथ बाकी वुजरा जो है उनको मुतबादिल प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर भी उनको दे दिए जाए इख्तियार। पता है किस लिए? ताकि कल को वो फंसे, यानी पर्क्स एंड प्रिविलेज ये एंजॉय करें, सारी जो मौज मस्तियां ये करें, और पकड़ा जाए जनाब वो मिनिस्टर जिसको पता भी नहीं होगा कि क्या वारदात डाल गई है। फिर इसके बाद इन्होंने पीपल्स पार्टी के दौर में नेशनल एक पॉलिसी बनाई जो मोनेटाइजेशन की। इन्होंने कहा गवर्नमेंट को बेवकूफ बनाया। इन्होंने कहा जी गाड़ियां जो है ना वो इतना खर्च होता है, इतने ड्राइवर पे खर्चा, मेंटेनेंस, रिपेयर और पीओएल। वो गवर्नमेंट कहा कि इसका हल क्या है? उनका ये हमें दे दें, ये जो उसकी प्राइस पे यानी डेप्रिसिएशन प्राइस पे 50 लाख की गाड़ी थी ना, तो 5 लाख में ले ली, सारा नए सिरे से काम करा लिया, रिटायर होने से या दफ्तर बदलने से पहले 40-50 लाख महकमे के लिए कहा कि 0 मीटर गाड़ी बना ली, 5 लाख की मॉडल पुराने की वजह से वो ले ली। उसके बाद 20 ग्रेड से ऊपर जितने भी फेडरल गवर्नमेंट के, यानी वो जितनी गाड़ियां थी सारी वो गाड़ियां औने पौने ले ली। उसके बदले में आज भी उन महकमों का उतना ही ऑयल पे खर्च हो रहा है, और ड्राइवर भी सारे कोई सरप्लस में नहीं गया पूल में, वो भी ड्राइवर और गाड़ियां सरकारी आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आज भी सरकारी गाड़ियां जो है उनके बदले में पेट्रोल और मेंटेनेंस और रिपेयर भी हो रहा है, और वो स्टाफ गाड़ियां और ड्रामा किया, यानी डबल तरीके से लूटा। 80-90 हज़ार रुपया तनख्वाह में भी ऐड करा लिया, और वो जनाब गाड़ियां भी आज तक उतनी है, मजीद परचेज भी कर ली, ड्राइवर भी एक निकला। शहबाज शरीफ के दौर में जब गलत तरीके से वो जो सारे प्रोजेक्ट बनाए गए, कंपनियों में 13-13 लाख रुपए उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा ये गैर कानूनी है, ये नहीं होना चाहिए। ये सारे उस वक्त सारे एंजॉय करते रहे हैं, बेनिफिट एंजॉय करते रहे हैं। मेरा मतलब है जहां पर इनकी वेलफेयर की बात है, जहां पर इनको अकोमोडेट करने की बात है, वहां पर कोई रूल नहीं। और जब कोई गवर्नमेंट को काम कह रहे तो साथ साहब ये साजिश है मौजूदा हुकूमत के खिलाफ, ये एक साजिश है, प्री प्लान सारा ये प्रोग्राम है, और इमरान खान साहब को भी पता है, बुजदार साहब को पता है। और लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो साजिश करने वाले हैं वो आज भी ताकतवर सीटों पे वही लोग बैठे हैं जो इनके खिलाफ साजिशों में सबसे सबसे अव्वल में है। आज भी अहम पौधों पे वही बैठे। पसंदी ये है कि पूरे अगर आप इस तबके को अपने खिलाफ कर लेंगे तो इसी ने हुकूमत को चलाना है, रियासत को चलाना है, फिर नहीं चलेगी। वो कहेंगे ठीक है सारे मिल जाते हैं। माफियाज के सामने आप कंप्रोमाइज हुए, इनके सामने भी आप कंप्रोमाइज कर ले कि जो फिर ये गलत सही काम बैठकर कुछ हुकूमत ने अगर गलत काम को, डोगर साहब ने जो बात सही किया, गलत काम अगर कोई भी ब्यूरोक्रेट किसी को हुकूमत कहती है, कोई वजीर, कोई मुशीर, तो उसके पास चॉइस है। वो आपके पास है सुप्रीम कोर्ट का मशवरा केस है। हुकूमत कह रही है जी 20 साल बाद रिटायर हो सकता है अगर वो सही परफॉर्म नहीं किया उसने, वो तो भी आया ही नहीं, अगर इसीलिए तो खदशात आया ही नहीं है। खदशात तो है ना कि ये काम ना किए, ये काम ही नहीं करते, डिलीवरी नहीं करते, लोगों के काम करते ही नहीं, बेचारे लोग रुल गए। हर तब्के को खिलाफ जो कहीं ना कहीं बैठे हैं, चाहे आप उसको शुगर माफिया कह लें या ब्यूरोक्रेसी कह लें, तो फिर हुकूमत के लिए तो बहुत मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।